बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिएक्शन विद दुआ भट्ट के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, मैं हूं दुआ भट्ट। आप सब देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। तो फ्रेंड्स, आपने पार्ट 1 में देखा नुसरत को किस तरह से खौफजदा किया जा रहा है। क्या नुसरत इसी खौफ से डर कर अपनी फैमिली को महफूज करने की नीयत से ये मकान खाली कर देगी? आगे क्या होने वाला है, मुलाजा फरमाइए। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हस्बे रवाई चैनल में नए शामिल होने वाले दोस्तों से इल्तिमास है कि पहले रिएक्शन विद दुआ भट्ट को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि आप हमारी हर खबर से बाखबर रह सके। तो आइए चलकर मौजू का आगाज करते हैं। फिर मेरे जिस्म से नजरें हटाए बगैर उसने सीढ़ियों से नीचे उतरना शुरू किया। इसके कदम मुझे सीढ़ियों से लगते नजर नहीं आए। यूँ लग रहा था जैसे वो हवा में उड़ रही हो या तैर रही हो। उसका रुख मेरी तरफ ही था। बेख्तियार मेरे मुंह से चीखें निकलने लगी और कुछ सोचे समझे बगैर मैं बाहर की सिमत भाग खड़ी हुई। मुझे होश आया तो मैं सायरा के दरवाजे पर खड़ी जोर जोर से उसका दरवाजा खटखटा रही थी। दरवाजा फौरन ही खुल गया और मुझे सायरा का मुस्कुराता हुआ चेहरा दिखाई दिया। आइए आइए अंदर आइए, मैंने आपकी चीखें सुनी थी, आइए अंदर तशरीफ लाइए, शायद आप बहुत ज्यादा डर गए हो। उसने बगैर किसी एहसास के जल्दी से कहा। मैं सायरा के इस अंदाज को नजरअंदाज करती हुई उनके घर में दाखिल हो गई और अंदर बैठकर उसे अव्वल से आखिर तक सारी कहानी सुना डाली। वो मुस्कुराती रही और बड़ी दिलचस्पी से मेरी कहानी सुनती रही। बाजी मेरी एक बात मानेंगी? मुझे खामोश देखकर उसने कहना शुरू किया। बात यह है कि मैं एक आमिल औरत को जानती हूँ। सब इन्हें नूरानी बुआ कहते हैं। हजरात के जरिए वो आपको तंग करने वाले असीब को तलब कर सकती हैं और मुमकिन हुआ तो उसे मकान छुड़ाने की हिदायत भी दे सकती हैं। मैं असीब की कायल नहीं हूँ, मैंने आस्था से कहा। आप कैसी बातें करती हैं? अगर आप असीब की कायल नहीं हैं तो अभी थोड़ी देर पहले आपने क्या देखा था? वो हैरत से पूछने लगी। पता नहीं शायद मेरे वहम का गुमान हो। मैंने हंसने की नाकाम कोशिश की। अरे बाजी, वहम एक किस्म की सोच का नाम है और सोच को देखना नामुमकिन है। सारी दुनिया जानती है कि आपका मकान असीब ज़दा है। आपने खुद भी अपनी नजरों से इसे देखा है। इसने कहा। वो नूरानी बुआ कहती है कि कुछ रूहें ये तस्लीम नहीं करती कि वो मर चुकी हैं। इन्हें यकीन दिलाया जाए, इन्हें अपने मरने का यकीन हो जाता है तो आमतौर पर खामोशी से रुखसत हो जाती हैं और मकानों में अमन हो जाता है। मेरी बात मान लीजिए और नूरानी बुआ को अपना घर दिखा दीजिए। अच्छा तो ये बताइए कि अगर नूरानी बुआ ऐसे ही आमिल औरत हैं तो मुझसे पहले मकान में रहने वालों ने इनसे फायदा क्यों नहीं उठाया? मैंने तज्जुब भरे लहजे में पूछा। आपकी तरह वो लोग भी मेरी बात नहीं माने थे। सारा का मिजाज बिगड़ गया। सब की सब आपकी तरह होते हैं, मुँह से कहते हैं कि हम असीब वगैरह को नहीं मानते और अंदर ही अंदर खौफ से लड़सते रहते हैं। मैं कहती हूँ अगर वो कायल नहीं थे तो मकान छोड़कर क्यों भाग गए? मेरा ख्याल था आप अक्लमंद औरत हैं, लेकिन आप भी बेशक मैं अक्लमंद हूँ, लेकिन लुकमान ये बातें कभी नहीं मानेंगे। मैं सोच में पड़ गई। अच्छा सारा, एक बात तो बताएं, क्या आखिर ये लाल कपड़ों वाली औरत मुझे और मेरी बेटी को ही क्यों नजर आती है? मेरे शौहर और दोनों बच्चों ने तो कभी नहीं इसे देखा। मैंने तजस्सुस से पूछा। शायद इसलिए कि हम औरतें कुछ ज्यादा ही एहसास होती हैं। आपके हाँ की रूह भी शायद घर के किसी फर्द से ताल्लुक कायम करना चाहती है और जाहिर है वो घर में किसी ऐसे फर्द का इंतखाब करेगी जो इसे आसानी से समझ सके। मेरी मानिए तो नूरानी बुआ की मदद लीजिए। वो 2 मिनट में मालूम कर लेगी कि वो रूह क्या चाहती है। वो आपको उससे निजात भी दिलवा सकती है। सारा ने बहुत जोर देकर कहा। मेरा दिल चाह रहा था कि इसकी बात मान लूं, लेकिन फिर मैंने कहा बहुत बहुत शुक्रिया सायरा, असल मेरे शौहर इसके लिए राजी नहीं होंगे। बहरहाल आपकी हमदर्दी और मोहब्बत का शुक्रिया। आपने मुश्किल में मेरी मदद की और उस वक्त इन्हीं दिनों चीजों की मुझे जरूरत थी। मैं उठ खड़ी हुई। आपकी असल जरूरत नूरानी बुआ है। इसने अपनी बात पर जोर दिया। वैसे आप जब भी चाहें यहाँ आ सकती हैं, लेकिन माफ कीजिएगा, मुझसे ये तवक्को ना रखें कि मैं आपकी चीखें सुनकर आपके घर आ जाऊंगी। मुझे आपके घर से बेहद खौफ आता है, इसने डरे हुए लहजे में कहा। मैंने हंसकर कहा, लेकिन अगर कभी तुम्हारा दिल लाल कपड़ों वाली खूबसूरत औरत को देखने के लिए कहे तो जरूर आ जाना। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं आपके घर में उस वक्त आऊंगी जब नूरानी बुआ साथ होंगी। मैंने एक दफा फिर शुक्रिया अदा किया और घर की तरफ चल पड़ी। जो ही मैं
अपने घर पहुंची। अनम, शमा और शमा की अम्मी दरवाजे पर खड़ी थी। आप बाहर से आ रही हैं और हम अंदर आवाजें दे रहे हैं, शमा की अम्मी ने कहा। मैंने इसे अंदर आने को कहा, लेकिन इसने कहा कि मैंने कुछ खाना तैयार करना है, इसलिए मैं फिर कभी आऊंगी। शायद वो भी हमारे मकान में आने से घबरा रही थी। उन्होंने जब खाने का जिक्र किया तो बेसाख्ता मुझे भी गोश्त याद आया जो मैंने चूल्हे पर रखा था। अब तक तो गोश्त जलकर कबाब हो चुका होगा। दिल चाहा भागकर बावर्ची खाने पहुंच जाऊं, लेकिन मैंने सब्र से काम लिया। उन दोनों को रुखसत किया और अनम का हाथ पकड़कर तेजी से बावर्ची खाने में दाखिल हुई। जैसे ही वहां पहुंची ये देखकर हैरानो परेशान रह गई कि चूल्हा बंद था और गोश्त सही सलामत देचकी में पड़ा था। वो कौन था जिसने चूल्हा बुझा दिया? मुझे खूब अच्छी तरह याद था कि जब मैं चीखती हुई भागी थी तब चूल्हा जल रहा था। मुझ पर एक दफा फिर खौफदारी हो गया। मैंने कांपते हाथों से चूल्हा दोबारा जला दिया। अम्मी, ये सेब कैसे होते हैं? अनम ने अचानक सवाल काट डाला तो मैं चौंक गई। ये लफ्ज तुमने कहाँ से सुन लिया? मैंने सब कुछ छोड़ छाड़ कर अनम से पूछा। वो मम्मी शमा की बड़ी बहन इरम है ना, वो कह रही थी कि तुम्हारा घर सेब ज़दा है। अम्मी बताइए ना, ये सेब क्या चीज होती है? ओहो बेटा, वो मजाक कर रही होंगी। अच्छा ये तो बताओ, तुमने लाल कपड़ों वाली औरत के बारे में बताया था? मैंने अनम को गोद में लेकर पूछा। हाँ अम्मी, इसने मुख्तसर सा जवाब दिया। अच्छा छोड़ो बेटा, आओ मैं तुम्हें बिस्किट देती हूँ। मैंने अनम को दूसरी तरफ लगा दिया। मैं उसी जगह कुर्सी पर बैठ गई और ये सोचकर कांप कर रह गई कि अब पूरे इलाके में ये मशहूर हो जाएगा कि लुकमान साहब का मकान सेब ज़दा है। और हम ये कैसे बर्दाश्त कर सकते थे कि हमारा मकान सेब ज़दा मशहूर हो जाए। मैं इन्हीं सोचों में गुमसुम थी कि लुकमान आगे। इनके चेहरे से थकावट के आसार नुमाया नजर आ रहे थे। चंद माह के लिए मेरी ड्यूटी एयरपोर्ट पर लगा दी गई है। अगले पीर से 6 बजे शाम को जाया करूंगा और 2 बजे रात को वापस आया करूंगा। वो बहुत परेशान दिखाई दे रहे थे। मैंने मुनासिब नहीं समझा कि ऐसी सूरत में जबकि वो खुद परेशान है, इन्हें अपनी परेशानी बताकर मजीद परेशान करूं। मुझे सोच में डूबा देखकर कहने लगे। अच्छा बेगम साहबा, ये तो बताओ, जीने के दरमियानी कमरे में आज किसी ने लाइट ऑन कर रखी है? दरमियानी कमरे की लाइट। मैंने आंखें फाड़ कर इन्हें देखा। मेरा हाथ कांपने लगा। मैंने जल्दी से अपने हाथ की प्लेट मेज पर रख दी कि कहीं गिरकर टूट ना जाए। आज तो वहाँ कोई भी नहीं गया, मैंने कहा, और फिर खुद ब खुद मेरी जुबान से वो अल्फाज अदा होने लगे जिनको मैं लुकमान के सामने अदा करने से गुरेज कर रही थी। मेरी बात सुनिए, मेरा इतबार कीजिए। मैं नहीं जानती क्यों और कैसे, मगर इस मकान में कुछ ऐसे वाकयात हो रहे हैं जिनकी मैं वजाहत नहीं कर सकती। लुकमान, ये मकान सेब ज़दा है और यहाँ हम सब की जिंदगियों को खतरा है। उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रखा और कहने लगे, फजूल और वाहियात भूत और सेब महज वहम है, लेकिन मैंने इसे अपनी आंखों से देखा है, आज ही देखा है। सुर्ख लिबास पहने हुए थी, इसके बाल जीने की सीढ़ियों तक आ रहे थे और गसीले लहजे में गूर रही थी। उन्होंने मेरे कंधे से हाथ हटा लिया और मेरी आंखों में झांकने लगे। इनकी आंखों में मुझे खौफ के साए लहरते हुए महसूस हुए। बिलाखिर इन्हें मेरी बात पर इतबार आ गया था। कहे जाओ, उन्होंने सहमी हुई आवाज में मेरी हिम्मत बंधाई। उसने हमारे घर का सुकून गर्द कर दिया। वो जीने से इस तरह उतर रही थी जैसे हवा में तैर रही हो। मैंने अपने दिल की भड़ास निकाल दी। लुकमान आस्तगी से सोफे पर बैठ के और कहने लगे, बेगम साहबा, मुझसे एक बात का वादा करो। मेरी बात मानोगी ना? मैंने इस बात में सर हिला दिया। कल तुम किसी अच्छी सी लेडी डॉक्टर से मुआयना करा लो। मुझे यूं लगा जैसे उन्होंने मेरे मुंह पर थप्पड़ों की बारिश कर दी हो। पागल नहीं हूँ, कसम खा सकती हूँ कि मुझे नजर आई थी, लेकिन लुकमान की आंखों में अब भी शक नजर आ रहा था, जैसे कह रहे हो तुम पागल हो चुकी हो। इतने में अन्ना बेदार हो गई। जो ही उसने पापा को देखा, पापा पापा कहकर इनसे लिपट गई। पापा, आपको पता है मुझे एक सहेली मिल गई है, उसका नाम शमा है और वो शमा इनके घर वालों के बारे में बताने लगी। अन्ना बेटा, उसकी खामोश होने पर मैंने कहा, बेटा पापा को बताओ, कल तुम छत पर किसके साथ खेल रही थी? मैंने हंसते हुए कहा, वो ना, मैं कल खूबसूरत लाल कपड़ों वाली औरत के साथ खेल रही थी। इसके खूब लंबे लंबे बाल हैं और वो मेरे साथ आंख मिचोली खेलकर बहुत खुश होती है, अनम ने खुश होते हुए बताया। बेगम, लुकमान ने मुझे घूर कर देखा, मगर मैंने इनकी नाराजगी नजरअंदाज कर दी। शाबाश बेटा, पापा को ये भी बताओ कि वो मुझे कपड़े सीते हुए देख रही थी। हाँ पापा, मेरी दोस्त को अम्मी के बनाए हुए पर्दे बहुत अच्छे लग रहे थे और वो पर्दों को देख देख कर मुस्कुरा रही थी। लुकमान ने अनम को गोद से उतार कर और गुस्से से उठते हुए कहने लगे, बेगम साहबा, मैं तुम्हें इस बात की बिल्कुल इजाजत नहीं दूंगा कि तुम अपने गंदे ख्यालात अनम के जहन में भी ठूस दो। अब ये फजूलियात खत्म होनी चाहिए और तुम्हें लेडी डॉक्टर से अपना मुआयना करवा लेना चाहिए। इनकी ये बात सुनकर मुझे भी गुस्सा आ गया। कहिए तो डॉक्टर से अनम का मुआयना भी करा लूं। मुझसे पहले इसने
ही इसे देखा था और हो सकता है कि अनम ने ही अपने गंदे ख्यालात मेरे जहन में ठोस दिए हैं। मैं भी आपे से बाहर हो गई, लेकिन वो मेरी बात का जवाब दिए बगैर ही बाहर निकल गए। अगले दिन नाश्ता बनाते हुए मैं मुसलसल उस औरत के बारे में सोच रही थी। आखिर में मैंने फैसला किया कि अब अगर वो लाल कपड़ों वाली चुड़ैल नजर आई तो उससे ना मैं डरूंगी और ना ही लुकमान को कुछ बताऊंगी, बल्कि उस चुड़ैल की आंखों में आंखें डालकर कह दूंगी, तुम कोई और नहीं गंदे ख्यालात की तहलीक को, जाओ चलती फिरती नजर आओ। लेकिन जब लुकमान और बच्चे चले गए तो मेरी छत पर जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। मैंने सोचा 2 माह बाद आने वाले बच्चे के लिए कुछ जरूरी कपड़े नीचे ही सी लिए जाएं। अभी मैंने थोड़े से ही कपड़े सी लिए होंगे कि दरवाजे पर दस्तक हुई। मुझ में उठने की हिम्मत नहीं थी कि किसी की आवाज सुनाई दी, खत ले लीजिए। इससे पहले कि मैं उठती अनम दौड़कर खत ले आई। देखा तो अम्मी का था। उन्होंने कल आने का लिखा था और ये भी लिखा था कि कल मैं अनम को साथ लेकर जाऊंगी, इसलिए इसे तैयार रखना। मैंने अनम को आवाज दी जो उस दौरान बाहर निकल गई और बताना कि उसकी नानी आ रही है, तो वो खुशी से छलांगे लगाने लगी। अगले दिन मैंने अनम को तैयार किया और इसे साथ लेकर इसके कपड़े बैग में डालने लगी। अम्मी, ये खूबसूरत लाल कपड़ों वाली औरत हमेशा ऊपर ही क्यों रहती है, नीचे क्यों नहीं आती? मेरे जिस्म में खौफ की सर्द लहर दौड़ गई। क्या तुमने उसे फिर देखा है? हाँ, वो कह रही थी आओ ऊपर आकर खेलो, मगर मैंने कहा नहीं, नानी के यहाँ जा रही हूँ और अभी अम्मी के साथ कपड़े निकलवा रही हूँ। ये सुनकर वो चली गई। मैंने कुछ कहना चाहा लेकिन समझ में नहीं आया कि क्या कहूँ। मेरे होंठ लड़का रह के मैं उसे खफा नहीं करना चाहती। अम्मी, वो बेचारी तो पहले ही बहुत रंजीदा मालूम होती है, पर अम्मी कभी कभी वो मुझसे ऐसे काम करने को बोलती है जो मैं कर ही नहीं सकती और मुझे इनकार करना पड़ता है। वैसे वो बहुत ही अच्छी है, कितनी खूबसूरत है ना अम्मी वो? अनम ने मासूमियत से कहा, हाँ बेटा, वो बहुत खूबसूरत है। मैंने कहा, आखिर वो तुमसे किस किस्म के काम करने के लिए कहती है? बिल्कुल बेवकूफों के काम। वो समझती है कि मैं उड़ सकती हूँ, मगर मैंने उसे बता दिया कि मैं उड़ नहीं सकती। या तो वो मुझे चिड़िया समझती है या फिर बुद्धू बनाती है। हाँ, बुद्धू बनाती है, मैंने जल्दी से कहा। मेरा दिल ने एक बार फिर जोर जोर से धड़कना शुरू कर दिया। वादा करो बेटी कि तुम उस औरत की कोई बात नहीं मानोगी। वो आपको बेवकूफ बनाना चाहती है। मैं कोई परिंदा तो नहीं हूँ जो उसकी बात मान लूँ। अभी हम दोनों बातों में ही मसरूफ थे कि अम्मी आ गई। अम्मी को देखकर मैं बहुत खुश हुई और इनके गले लगकर खूब रोई। अम्मी चंद घंटों तक हमारे साथ रही और फिर अनम को साथ लेकर चली गई। अनम के जाने के बाद मुझे घर बहुत सुना सुना सा लगने लगा। हर तरफ वीरानी छाई हुई थी। पूरा घर साए साए कर रहा था। लिहाजा मैं दिल बहलाने के लिए एक बार फिर बच्चे के कपड़े सीने बैठ गई। अपने आने वाले बच्चे के कपड़े सीते हुए बहुत खुश हो रही थी और साथ साथ मुस्कुरा भी रही थी। लेकिन अचानक ही मेरी मुस्कुराहट दम तोड़ गई। पूरे कमरे में कपूर की खुशबू फैल गई। मैं अपने हाथ में नन्ही सी शर्ट लिए खड़ी हो गई और दिल ही दिल में तय कर लिया कि कमरे में कोई भी क्यों ना हो, उसकी तरफ हरगिज हरगिज नहीं देखूंगी। फिर भी मैंने अपनी आंखें उठाई और दरवाजे की तरफ देखा। तवक्को के मुताबिक वो दरवाजे पर खड़ी हुई थी। उसका लाल रंग का लिबास चमक रहा था। मेरी आंखें मुझे मजबूर कर रही थी कि मैं उससे आंखें चार करूं और फिर अचानक गैर इरादी तौर पर हमारी नजरें टकरा गई। मेरे दिल में एक शोर बरपा था। मुझे लग रहा था जैसे मेरे दिल में धमाके हो रहे हों। आज इसकी आंखों में तनज़ व मज़ाह वाली चमक नहीं थी, नफरत व हकारत के अंगारे दमक रहे थे। मैं एक सहरज़दा इंसान की तरह बैठ गई। वो मेरी ही तरफ आ रही थी। उसकी नफरत भरी नजरें मेरी ही जिस्म पर मकरूज थी। मैं चीखने लगी। आंखों में दरीखी छा गई। मैं चीख रही थी, बेतहाशा चीख रही थी, मगर दरीखी बढ़ती गई, इतनी गहरी हो गई कि चंद लम्हों में मेरी चीखें उसमें डूब गई और मैं लड़खड़ा कर कपड़े सीने की मशीन पर गिर गई। अंदाजा नहीं कि कितनी देर बाद मैंने आंखें खोली। मैं मशीन पर ऊंधी पड़ी थी। कमरे में मेरे अलावा कोई दूसरा फर्द नहीं था। मेरी इतनी जुर्रत नहीं थी कि पूरे कमरे का जायजा लेती। फिर मैं आस्ता आस्ता उठी और बाहर की तरफ भागी। कुछ ही देर बाद मैं सारा के घर के दरवाजे पर खड़ी थी। मैं चीखती रही लेकिन वहाँ कोई नहीं निकला। जल्द ही मैंने दरवाजे की तरफ देखा तो वहाँ मोटा सा ताला पड़ा था। काफी देर मैं वहीं खड़ी रही। मेरे हाथ में कोई चीज थी जिसे मैं मरोड़ रही थी। मैंने गौर किया तो वो मुन्ने की शर्ट थी, मगर उसकी हालत बहुत खराब थी। उसे शर्ट कहना भी मुनासिब नहीं था। इसका आधा हिस्सा गायब था और बासानी कहा जा सकता था कि किसी ने वहशियाना तौर पर उसको फाड़ कर 2 टुकड़े कर दिए थे। वो कम बख्त चुड़ैल अनम को भी मारने की कोशिश कर चुकी थी और अब इस बच्चे की दुश्मन बन गई थी जो अभी पैदा नहीं हुआ था। इसके साथ ही मेरी सिसकियां शुरू हो गई। मैं ख्यालात में खोई हुई थी। मालूम नहीं हो सका कि कब सहरा आ चुकी है। वो हैरत से मेरी तरफ देख रही थी और अपने दुपट्टे
दुपट्टे से मेरे आंसू साफ करते हुए बोली, घर में चलिए। उसने मुझे सहारा दिया। अंदर पहुंचकर उसने मुझे एक कुर्सी पर बिठाया और खुद चाय बनाने चली गई। जल्दी ही वो चाय बनाकर ले आई और मेरे साथ बैठते हुए बोली, आप बताइए क्या हुआ था? कुछ भी नहीं, मैंने जबरदस्ती अल्फाज अदा किए। इस कहानी का एंड और बकिया हिस्सा देखने के लिए पार्ट 3 का विजिट करें। इसके साथ अब मुझे दे इजाजत, मिलते हैं इंशाल्लाह ताला तीसरे पार्ट में। अल्लाह हाफिज।